अब जो अगला टॉपिक इसी में करना है बच्चे हम लोगों को, वो करना है संसदीय शासन की विशेषताएं। ठीक है, कि संसदीय शासन की क्या विशेषताएं होती हैं। तो जो संसदीय शासन होता है बच्चे, जो संसदीय शासन है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये अब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि संसदीय शासन की क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली जो विशेषता होती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बच्चे, यहाँ पे बात हो रहा है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर की। तो जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जहाँ पे होता है बच्चे, ठीक है, वहां पे संसद को शक्ति का केंद्र माना जाता है बच्चे। जहाँ पे संसदीय शासन होगा बच्चे, उस संसदीय शासन में संसद जो होती है वो शक्ति का क्या होती है, केंद्र होती है बच्चे। पूरी की पूरी शक्तियां जो होती है वो किसके पास होती है, संसद के पास होती है। जैसे लिखा भी गया है कि संसदीय शासन में कार्यपालिका का निर्माण विधायिका के द्वारा होता है, इसलिए मंत्री परिषद के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और संसदीय शासन में कार्यपालिका और विधायिका के मध्य समन्वय एवं सामंजस्य क्या होता है, पाया जाता है। तो जनरली क्या होता है बच्चे कि संसदीय शासन में जो कार्यपालिका होती है बच्चे, ठीक है ना, संसदीय शासन में जो कार्यपालिका होती है बच्चे, ठीक है, उस कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो विधायिका के ही सदस्य होते हैं बच्चे। जैसे प्रधानमंत्री जो हैं वो विधायिका के भी तो सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, और एक तरह से वो क्या होता है, भारत के प्रधानमंत्री पद को भी क्या करते हैं, धारण करते हैं, जो कार्यपालिका से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। और जो मंत्री परिषद होती है बच्चे, जो संसदीय शासन में, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं बच्चे, जो मंत्री परिषद होता है बच्चे, उस मंत्री परिषद के सदस्य बनने के लिए, उस मंत्री परिषद का अगर आपको सदस्य बनना है बच्चे, तो मंत्री परिषद के सदस्य बनने के लिए आपके पास या तो लोकसभा की सदस्यता होनी चाहिए या राज्यसभा की सदस्यता होनी चाहिए, तभी आप मंत्री परिषद के सदस्य बन सकते हैं। अगर आपके पास सदस्यता नहीं है तो आप मंत्री परिषद के सदस्य नहीं हो सकते। ये संसदीय शासन की खास विशेषता होती है बच्चे, स्पेशल फीचर होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट होने के लिए बच्चे हमारे पास या तो लोकसभा का मेंबर मैं हूं या फिर राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए बच्चे। क्लियर है। और संसदीय शासन में जो कार्यपालिका होती है और विधायिका जो होती है उसके बीच में क्या होता है, एक समन्वय होता है बच्चे। जैसे मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब तुम्हें पढ़ाया होगा बच्चे, तो जो विधायिका होती है वो कार्यपालिका को क्या करती है, नियंत्रित भी करती है। किस तरह से नियंत्रित करती है, बजट के द्वारा, क्योंकि जो बजट होता है बच्चे, कार्यपालिका बजट को खर्च करती है, तो जो बजट होता है बच्चे, बजट जो पास किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा। और जब तक संसद बजट पे अपना परमिशन नहीं देगा बच्चे, तब तक कार्यपालिका जो है वो कार्य नहीं कर पाती है। तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच में एक समन्वय देखने को मिलता है। कहाँ पे बच्चे, संसदीय शासन की विशेषताओं में बच्चे। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फीचर होता है वहां पे संसद शक्ति का केंद्र होगा, पूरी शक्तियां किसके पास होती है, संसद के पास होती है बच्चे। और फिर संसद की ही शक्तियां प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, राष्ट्रपति, इनके द्वारा एक प्रकार से क्या की जाती है, उपयोग में लाई जाती है बच्चे। क्लियर है बच्चे, क्लियर है बच्चे, ठीक है बच्चे। सेकेंड जो पॉइंट आओगे बच्चे, तो वहां पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाती है। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है बच्चे, उसका जो सेकेंड फीचर होता है, वो सेकेंड फीचर में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब ये होता है कि जो मंत्री परिषद है बच्चे, वो एक प्रकार से क्या करते हैं, सामूहिक निर्णय लेते हैं। ठीक है ना, सामूहिक सहमति या सामूहिक निर्णय क्या किया जाता है, लिया जाता है। संसदीय जहां व्यवस्था होती है, पार्लियामेंट्री जहां गवर्नमेंट होती है बच्चे, वहां पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रधानमंत्री अकेले निर्णय नहीं ले सकते बच्चे। प्रधानमंत्री को अगर किसी विषय पर निर्णय लेना है तो मंत्री परिषद से भी उन्हें क्या करना पड़ेगा, सलाह और मशवरा करना पड़ेगा, और देन उसके बाद ही क्या करना होता है, निर्णय लेना होता है। तो इस निर्णय को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बच्चे एक चीज और भी होता है, एक की गलती सभी की गलती मानी जाती है। ध्यान में रखना, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बच्चे, उसकी एक फीचर और भी होता है कि एक ने अगर गलती किया तो सभी की गलती मानी जाएगी। क्लियर है बच्चे, एक ने गलती किया सभी की गलती मानी जाती है बच्चे। ठीक है, ये खास बात होता है संसदीय जहां पार्लियामेंट्री फीचर होता है बच्चे। प्रियंका कुछ पूछ रही थी बच्चे। हाँ हाँ, वो अगर वो मंत्री पर
मंत्री परिषद का है बच्चे। तो कहने का मतलब अगर किसी एक व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई करप्शन भ्रष्टाचार का मामला है तो उसमें तो पूरा मंत्री परिषद रिजाइन नहीं करता है, उसमें उस व्यक्ति को ही बोला जाता है कि आप क्या कर दो, रिजाइन कर दो, ठीक है। तो वो आम सभी लोगों से पूछ कर क्या किया जाता है, उसको बोल दिया जाता है तो वो रिजाइन दे देता है। यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि बच्चे की देश के हित से संबंधित कोई निर्णय लिया गया और वो निर्णय जो लिया गया बच्चे, वो निर्णय मान लेते हैं कि गलत हो गया। तो जब निर्णय गलत हो जाता है बच्चे और आपका निर्णय गलत है, ये बात संसद में अपोजिशन यानी विपक्ष में बैठा हुआ दल साबित कर देता है कि आपने जो निर्णय लिया है वो गलत है निर्णय है और उसके वजह से देश को बहुत अधिक क्या हुआ, नुकसान हुआ बच्चे। तो उस स्थिति में जो विपक्ष में बैठा हुआ दल है वो अविश्वास प्रस्ताव लाता है बच्चे, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और एक मंत्री के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, अगर वो पास हो जाता है तो पूरे मंत्री परिषद को क्या कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है बच्चे। एक मंत्री की गलती सभी मंत्री की गलती मानी जाती है बच्चे। और इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एक चीज और ध्यान में रखना, प्रधानमंत्री जो है ना वो समकक्षों में क्या होता है, समान होता है। जो मंत्री परिषद होता है उस मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री हैं उन सभी की योग्यता एक होती है, वो समकक्षों में प्रधान है इसलिए उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। अगर प्रधानमंत्री बच्चे मंत्री परिषद से अगर रिजाइन कर देता है तो पूरे मंत्री परिषद की रिजाइन मान लिया जाता है, ये भी ध्यान में रखना। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज में होती है। ये एक चीज कहावत है ब्रिटेन में बच्चे कि ये सब एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही क्या होता है, डूबते भी हैं। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में खास चीज है, एक साथ तैरेंगे भी और एक साथ डूबेंगे। एक साथ डूबने का मतलब एक की गलती सभी को डुबा देगी, और एक तैर रहा है तो सभी को लेकर क्या कर रहा है, वो तैर रहा है। तो ये चीजें होती हैं बच्चे वहां पे, आई बात समझ में। और जो संसदीय जहां शासन होता है बच्चे, जहां पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है बच्चे, वहां पे कैबिनेट का शासन होता है, ध्यान में रखना। जैसे तुम लोग को मैंने पढ़ाया भी होगा, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दो चीज होता है बच्चे। एक मंत्री परिषद होता है और एक मंत्रिमंडल होता है। मंत्री परिषद में 4 प्रकार के मंत्री आते हैं बच्चे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपराज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री बच्चे। ये 4 प्रकार के मंत्री जो होते हैं वो मंत्री परिषद में होते हैं। लेकिन जो कैबिनेट होता है बच्चे, उस कैबिनेट में जो मंत्रिमंडल होता है, जो मंत्रिमंडल होता है उस मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही आते हैं बच्चे, ये ध्यान में रखना। तो जो संसदीय शासन होता है बच्चे, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है बच्चे, वो कैबिनेट शासन भी बोला जाता है, उसे कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि वहां पे पूरे देश में जो शासन किया जाता है वो किसके द्वारा शासन किया जा रहा है, कैबिनेटों के द्वारा किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री जिनके पास एक स्वतंत्र मंत्रालय है, ठीक है, स्वतंत्र पोर्टफोलियोज है, और वो लोग शासन क्या कर रहे हैं, लोगों पे शासन एक प्रकार से उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, एक प्रकार से शासन किया जा रहा है बच्चे। आई बात समझ में। नेक्स्ट लिखा है बच्चे कि प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रधान। तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का क्या होता है, सदस्य होता है। तो प्रधानमंत्री जब मंत्री परिषद का सदस्य है बच्चे, उसमें जितने भी मंत्री हैं उन सभी की योग्यता प्रधानमंत्री की योग्यता के क्या होती है, बराबर ही होती है। लेकिन प्रधानमंत्री उन समकक्षों में क्या होता है, प्रधान होता है, सुप्रीम होता है, इसलिए प्रधानमंत्री को महत्व दिया जाता है बच्चे। यहाँ पे प्रतिदिन का उत्तरदायित्व होता है बच्चे कि प्रधान जो जितना भी कैबिनेट है, जो भी कैबिनेट है, जो भी मंत्रालय है, उसके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसकी पूरी पब्लिक के प्रति क्या होती है, एक उत्तरदायित्व होती है कि जो भी निर्णय लेता है। संसदीय शासन में यही खास बात होता है बच्चे कि जो जनता के प्रति जो सरकार होती है वो क्या होती है, उत्तरदायी होती है, और जो मंत्री परिषद होता है बच्चे वो लोकसभा के प्रति क्या हो जाता है, उत्तरदायी होता है बच्चे। तो जो मंत्री परिषद है बच्चे वो सीधा किसके प्रति उत्तरदायी हो जाता है, लोकसभा के प्रति क्या हो जाता है, उत्तरदायी हो जाता है। तो ये चीजें क्या करना है, तुम्हें ध्यान में रखना है। प्रतिदिन के उत्तरदायित्व का मतलब सरकार क्या कर रही है, कौन कौन से उसने निर्णय लिए, कौन कौन से कार्य हुए, कौन कौन से कार्य नहीं हुए, ये सारा एक प्रकार से उन्हें क्या करना होता है बच्चे, बताना होता है। ये चीजें होती हैं। क्लियर हुआ बच्चे संसदीय शासन की विशेषता। जब नेक्स्ट आओगे बच्चे तो इसमें एक प्रधानमंत्री शासन होता है, ठीक है। हमने अभी संसदीय शासन देखा, नेक्स्ट प्रधानमंत्री शासन यानी पीएम सिस्टम, पीएम गवर्नमेंट सिस्टम, जहां पे प्रधानमंत्री शासन का मतलब ये होता है कि संसदीय शासन में बच्चे संसद जो थी वो केंद्र शक्ति का केंद्र थी, लेकिन प्रधानमंत्री जहां पे शासन होता है बच्चे, वहां पे प्रधानमंत्री जो होता है वो क्या हो जाता है, शक्ति का केंद्र बन जाता है। तो जहां संसदीय शासन होती है बच्चे, उसके व्यवहारिक रूप को ही प्रधानमंत्री शासन बोलते हैं।
सैद्धांतिक रूप में तो हम लोग संसदीय शासन पढ़ते हैं, लेकिन उसको देख संसदीय शासन में संसद थोड़ी शासन कर रही है। संसदीय शासन व्यवस्था में तो प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल है वो एक प्रकार से क्या करता है, शासन करता है अपने मंत्री परिषद के द्वारा बच्चे। और जो प्रधानमंत्री होता है बच्चे, जो कैबिनेट होता है बच्चे, प्रधानमंत्री शासन में एक्चुअली जो कैबिनेट होता है वो प्रधानमंत्री के नियंत्रण में होता है बच्चे। संसदीय शासन में जो कैबिनेट होता है ना वो संसद के नियंत्रण में या लोकसभा के नियंत्रण में होता है बच्चे। ये एक अंतर तुम्हें करने आना चाहिए। संसदीय शासन में जो मंत्रिमंडल होता है बच्चे वो लोकसभा के नियंत्रण में होता है, कैबिनेट जो होता है वो संसद के नियंत्रण में होता है बच्चे। लेकिन जहां पे प्रधानमंत्री शासन होता है, जहां पे पीएम गवर्नमेंट होता है बच्चे, प्रधानमंत्री गवर्नमेंट होता है, वहां पे कैबिनेट जो होता है बच्चे वो प्रधानमंत्री के अधीन होता है, प्रधानमंत्री के कंट्रोल में होता है। और प्रधानमंत्री के कंट्रोल में ही उसे क्या करना होता है, कार्य करना पड़ता है। जैसे अभी की जो स्थिति है बच्चे, इसको प्रधानमंत्री शासन बोलते हैं। इंदिरा गांधी जब शासन कर रही थी तो उस शासन को भी प्रधानमंत्री शासन बोला जाता था, उसको संसदीय शासन नहीं बोला जाता है, क्योंकि संसदीय शासन में लोग संसद के प्रति, जनता के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री शासन का मतलब ये होता है कि सारे निर्णय जो है वो प्रधानमंत्री ले रहे हैं, न तो कैबिनेट की सलाह और मशवरा किए बिना। आई बात समझ में? तो उसको एक तरह से तुम लोग कैबिनेट बोल सकते हो बच्चे। क्लियर है? जो नहीं होगा तो जहां पे प्रधानमंत्री जब शासन होता है बच्चे तो क्या, जैसे संसदीय शासन में क्या होता है कि जो मंत्री परिषद होता है वहां पे प्रधानमंत्री भी मंत्रियों के समकक्ष ही है बच्चे, बस उसमें वो सीनियर है, प्रधानमंत्री हैं इसलिए उनको सुप्रीम है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जहां पे शासन दिखेगा बच्चे ना, जहां व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री शासन होता है बच्चे, तो वहां पे क्या हो जाता है कि जो मंत्री होते हैं ना वो प्रधानमंत्री के समकक्ष नहीं, प्रधानमंत्री से क्या हो जाते हैं, नीचे होते हैं। और प्रधानमंत्री जैसा कहता है वैसा उन मंत्रियों को कार्य करना पड़ता है। लेकिन जहां समकक्ष होंगे ना बच्चे, वो प्रधानमंत्री के नियंत्रण में नहीं है, प्रधानमंत्री के कही हुई बात का वो क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं बच्चे। ठीक है ना, उस पर बहस कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री शासन में मंत्रियों को बहस करने का अधिकार नहीं होता। प्रधानमंत्री ने जो कह दिया वो कह दिया, और उस चीज को आपको क्या करना पड़ता है, एक प्रकार से मानना पड़ता है। ये चीजें जनरली वहां पे देखने को मिलती है बच्चे। क्लियर है? क्लियर है प्रियंका? दीपा क्लियर है बच्चे? ठीक है। नेक्स्ट जब आओगे बच्चे तो प्रधानमंत्री द्वारा संसद का नियंत्रण, जहां प्रधानमंत्री जब शासन होता है बच्चे तो प्रधानमंत्री शासन में क्या हो जाता है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो संसद का एक प्रकार से क्या करने लगता है, नियंत्रण करने लगता है। जैसे अगर किसी एक दल को बहुमत प्राप्त हो गया और बहुमत दल का जो प्रधानमंत्री होता है ना बच्चे, वो बहुमत दल का प्रधानमंत्री पूरे संसद और पूरे मंत्रिमंडल को क्या करने लगता है, कंट्रोल करने लगता है बच्चे। अगर किसी एक दल को बहुमत प्राप्त हो गया है, अगर उसके पास मेच्योरिटी है, वो गठबंधन में सरकार नहीं है बच्चे, तो वहां का प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री होता है वो बहुत ताकतवर हो जाता है। जैसे अभी के नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। क्यों ताकतवर प्रधानमंत्री है? क्योंकि व्यवहारिक रूप में वो अपने मंत्री परिषद के मंत्रियों को भी नियंत्रित कर लेते हैं और संसद को भी वो क्या करने लगते हैं, कंट्रोल करने लगते हैं बच्चे। इतनी क्षमता उनके में आ जाती है। ये खास तौर से तुम्हें प्रधानमंत्री शासन में ही देखने को मिलेगा, संसदीय शासन में नहीं। संसदीय शासन जहां व्यवस्था होती है बच्चे, वहां पे प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है वो बाकी के मंत्रियों के जैसे ही भूमिका होती है। वो संसद में उनके भी कुछ दायित्व होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, और उन उत्तरदायित्वों का उन्हें एक प्रकार से क्या करना होता है, निर्वहन करना होता है बच्चे। लेकिन यहाँ पे एकदम पूरा का पूरा क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। प्रधानमंत्री शासन में जो प्रधानमंत्री होता है बच्चे, जो पीएम गवर्नमेंट होता है, वहां पे पीएम मंत्रियों को तो कंट्रोल करेगा। मतलब मंत्री अगर कुछ बोलना भी चाह रहे हैं तो पीएम के सामने बोलने की उनकी औकात जो होती है वो कम हो जाती है बच्चे, पीएम गवर्नमेंट। और पीएम पूरे पार्लियामेंट को एक तरह से कंट्रोल करने लगता है बच्चे, क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है और जनता का पूरा उसको मैंडेट मिला होता है बच्चे। तो जनता अगर जिसको अपना पूरा मैंडेट दे देती है, जनता पूरा जिसको अपना एक बहुमत दे दे बच्चे, वो सही में बहुत ताकतवर व्यक्ति होता है। फिर वो किसी से डरता नहीं है बच्चे। तुम कभी सोच कर देखना कि जैसे भारत में जीएसटी लागू हुआ,
भारत में जीएसटी को लागू किया गया, भारत में डीमोनेटाइजेशन हुआ, विमुद्रीकरण डीमोनेटाइजेशन जो किया गया था, भारत में लॉकडाउन पूरी तरह से किया। ये सिंगल गवर्नमेंट पावर में है बच्चे, इसलिए पॉसिबल है। अगर ये गवर्नमेंट मेजोरिटी में होती तो लॉकडाउन इतना लंबा नहीं चला पाती बच्चे, ठीक है ना, इतना लंबा नहीं चला पाती। ये एक सिंगल जो मेजोरिटी है, बहुमत जो है सरकार को बच्चे, वो कहीं ना कहीं उसे बहुत ताकत एक प्रकार से क्या करती है, बनाती है। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि व्यवहारिक रूप, थ्योरेटिकली तो हम संसदीय शासन व्यवस्था में हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में यहाँ पे प्रधानमंत्री जो शासन है बच्चे, वो एक प्रकार से क्या करता है, कार्य करता है बच्चे। प्रधानमंत्री का निर्वाचन संसदीय शासन की मूलभूत मान्यता के अनुसार लोकसभा के बहुमत दल के द्वारा प्रधानमंत्री का क्या होता है, चुनाव होता है। तो लोकसभा का चुनाव हुआ बच्चे, उसमें जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वही बहुमत दल क्या कर देता है, प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। ये तुम्हें पता है बच्चे। कुछ चीजें प्रधानमंत्री शासन में देखा गया है कि बच्चे कि प्रधानमंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति का चयन, यानी जहां पे प्रधानमंत्री शासन जब व्यवहारिक रूप में आ जाता है, वैसे तो तुमने सुना होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति होती है, लेकिन प्रधानमंत्री शासन में क्या बोला जाए कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। ऐसा दो ही प्रधानमंत्रियों के समय में देखा गया बच्चे, एक तो इंदिरा गांधी के समय में और दूसरा नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री शासन काल में। इंदिरा गांधी जब शासन में थी बच्चे, उन्होंने अपने मर्जी से 3 लोगों को क्या किया था, राष्ट्रपति बनाया। तो अगर वो अपने मर्जी से 3 लोगों को राष्ट्रपति बना रही है बच्चे, 3 राष्ट्रपति उन्होंने एक तरह से उन्होंने बनाया, ठीक है, और लेकिन वो अगर वो बना पाई अपने मर्जी से बच्चे, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो है वो बहुत क्या हो रहा है, ताकतवर हो रहा है बच्चे, ठीक है। जैसे ज्ञानी जेल सिंह, वीपी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, ये सारे लोग इंदिरा गांधी के ही कहने पर इनकी राष्ट्रपति के लिए क्या हुई थी, नियुक्ति हुई थी बच्चे। और अभी रामनाथ कोविंद जो निर्वाचित हुए बच्चे, वो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहने के वजह से वो राष्ट्रपति बन पाए हैं बच्चे। तो इसको प्रधानमंत्री, जहां पे संसदीय शासन में क्या बोला जाता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नियुक्त करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री शासन में क्या बोला जाता है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को व्यवहारिक रूप से क्या करता है, नियुक्त कराता है। और तुमने देखा होगा कि जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति, अभी चुनाव हुआ नहीं था, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था, उससे पहले प्रधानमंत्री ने उन्हें धन्यवाद राष्ट्रपति का दे दिया था। कैसे दे दिया, यानी उसको पता था उनको कि यही क्या होंगे, भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, एकदम क्लियर एंड कट बच्चे। आई बात समझ में? तो ये चीजें जान लीजिए। तो जो संसदीय शासन है बच्चे, उस संसदीय शासन का जो व्यवहारिक रूप होता है, जो प्रैक्टिकल फॉर्म होता है बच्चे, उसे ही बच्चे हम लोग प्रधानमंत्री गवर्नमेंट बोलते हैं। और प्रधानमंत्री शासन में प्रधानमंत्री जो होता है बच्चे, वो बहुत ताकतवर होता है बच्चे। नेक्स्ट, एक तो संसदीय शासन हमने देखा, दूसरा जो शासन होता है बच्चे संसदीय शासन के अलावा, उसको अध्यक्षीय शासन बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट बोला जाता है। अब प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट तुम्हें कहाँ दिखेगा बच्चे, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट तुम्हें अमेरिका में दिखेगा। प्रधानमंत्री और संसदीय शासन भारत और ब्रिटेन में दिख जाएगा। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की कुछ विशेषताएं भारत में दिखती हैं बच्चे। अब प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या खास बात होती है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में बच्चे, तो अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जो हेड होता है बच्चे, वो कौन होता है, हेड राष्ट्रपति होता है। लेकिन संसदीय शासन जो प्रणाली होती है बच्चे, वहां पे हेड 2 होते हैं, एक तो रियल हेड होता है और एक नॉमिनल हेड होता है। एक वास्तविक अध्यक्ष होता है संसदीय प्रणाली में और एक संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो संवैधानिक अध्यक्ष संसदीय शासन प्रणाली में तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जहां अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है, सिर्फ वहां पे एक ही अध्यक्ष होता है बच्चे, 2 अध्यक्ष नहीं होते हैं। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्र का भी अध्यक्ष जो है वो कौन हो गया, प्रेसिडेंट, और कार्यपालिका का भी जो अध्यक्ष है वो कौन है, प्रेसिडेंट है बच्चे। लेकिन भारत में एकदम अपोजिट हो जाता है, कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री हो जाता है, और राष्ट्र का अध्यक्ष जो हो जाता है वो भारत का राष्ट्रपति हो जाता है बच्चे। आई बात समझ में? क्लियर है बच्चे? और यहाँ पे तुम्हें बच्चे जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जहाँ पे होती है, उसकी खास बात होती है शक्तियों का पृथक्करण। मैंने पहले भी बताया था, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी विधायिका और कार्यपालिका के बीच में शक्तियों का क्या कर दिया जाता है, एक बराबर शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है बच्चे। ध्यान ये रखना है बच्चे कि जो कार्यपालिका होती है बच्चे, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होती है बच्चे,
उस एग्जीक्यूटिव का यानी कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं बच्चे, ये ध्यान में रखना। कार्यपालिका का सदस्य बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास विधायिका के सदस्य आप हों बच्चे। यानी अमेरिका में जो संसद है और उसके दो सदन है बच्चे, उस दोनों के सदन के सदस्य होंगे तभी अमेरिकी कार्यपालिका के आप सदस्य बनेंगे, ऐसा कुछ वहां पे नहीं है। अमेरिकी कार्यपालिका का सदस्य कोई बाहर का भी व्यक्ति बन जाता है, जो एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ, उन लोगों को वहां पे कार्यपालिका का सदस्य बनाया जाता है बच्चे। लेकिन भारत में जो कार्यपालिका का सदस्य होते हैं वो जर्नलिस्ट क्या हो जाते हैं, वो विधायिका से ही आते हैं। मंत्री तो सारे विधायिका से आ जाएंगे, और जो नीचे के कर्मचारी होते हैं बच्चे उन्हें हम लोग यूपीएससी के थ्रू और एसएससी के थ्रू क्या कर लेते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं बच्चे। आई बात समझ में। और ध्यान में रखना है कि मंत्रिमंडल के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं बच्चे। तो जो यूनिटरी जो फेडरल जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है बच्चे, वहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है बच्चे, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अगर आपको मेंबर बनना है, सदस्य बनना है, तो विधायिका का सदस्य होना आवश्यक नहीं है बच्चे। यानी अमेरिका जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है बच्चे, और डोनाल्ड ट्रंप को सलाह देने के लिए जो मंत्री परिषद होगा बच्चे, उसमें विधायिका के सदस्य नहीं है, लेजिस्लेचर के कैंडिडेट नहीं होते हैं, वो बाहर के आउटर साइडर को क्या किया जाता है, उसका सदस्य बनाया जाता है बच्चे। इसलिए वहां पे जो मंत्री परिषद होता है बच्चे, वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है और अपने लोअर हाउस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर विधायिका के सदस्य होते बच्चे तब जाकर कहीं जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो निश्चित होता है और संसद के प्रति उत्तरदायित्व तो निश्चित होता है। लेकिन जो अमेरिका में प्रेसिडेंट है बच्चे और उनका जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसमें सारे बाहर के सदस्य आते हैं बच्चे, एक्सपर्ट लोगों को रखा जाता है उसमें, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, रिटायर्ड कोई बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, इस तरह के थिंक टैंक के लोग होते हैं बच्चे, जो अपने आप में एक प्रकार से क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं बच्चे। और एक चीज ध्यान में रखना बच्चे, जहां पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होता है बच्चे, वहां पे लेजिस्लेचर में कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया ही नहीं जा सकता एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट, कार्यपालिका के अगेंस्ट वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता है। ये खास बात होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, ठीक है। क्यों? क्योंकि सदस्य मंत्री परिषद के जब सदस्य होंगे बच्चे लेजिस्लेचर के, विधायिका के, तभी तो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा ना विपक्ष का, वो तो सारे के सारे बाहर के लोग हैं। और जो मंत्री परिषद होता है वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है, पूरा राष्ट्रपति कंट्रोल करता है मंत्री परिषद को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को टोटली कंट्रोल करता है बच्चे। तो वहां पे ये चीजें तुम्हें देखने को मिलेगी। एक चीज यहाँ पे देखने को मिलता है, राष्ट्रपति जो होता है वो शासन का केंद्र होता है बच्चे। अध्यक्षीय शासन प्रणाली जहाँ पे होती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जहाँ पे होता है, अध्यक्षीय शासन में शक्ति का केंद्र जो माना जाता है वो राष्ट्रपति को माना जाता है, और राष्ट्रपति के पास ही पूरी की पूरी शक्तियां होती हैं, ठीक है, उसी व्यक्ति में वो पूरी की पूरी शक्तियां निहित होती हैं। और राष्ट्रपति का कार्यकाल अमेरिका में 4 वर्ष का होता है, और कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बस बन सकता है। वहां पे 2 बार से अधिक आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। कोई भी राष्ट्रपति बनेगा 2 बार राष्ट्रपति बनते हैं, और फिर वो लोग अपना पॉलिटिक्स से क्या कर लेते हैं, एक तरह से संन्यास ले लेते हैं, पॉलिटिक्स से वो लोग संन्यास ले लेते हैं, पॉलिटिक्स से रिजाइन कर देते हैं, और आम सिविल लाइफ में फिर से वो लोग क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे चाहे बराक ओबामा हो, जॉर्ज बुश हो, ठीक है, इस तरह के, और भी जो बिल क्लिंटन जो थे बच्चे, जितने भी राष्ट्रपति थे वो बाद में राष्ट्रपति रहे अपने अपने टेन्योर में, और राष्ट्रपति से जब रिटायर्ड हो गए बच्चे तो फिर नॉर्मल लाइफ वो लोग क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, और पब्लिक के साथ वो लोग क्या है, एक तरह से इन्वॉल्व हैं। वहाँ पे आजीवन पॉलिटिक्स नहीं, वो कुछ समय लोग पॉलिटिक्स करते हैं। हमारे यहाँ तो पॉलिटिक्स क्या हो जाती है, एक तरह से बपौती हो जाती है, हाँ, कि भाई जीवन भर मैं ही लड़ूंगा, मेरे ही बच्चे लड़ेंगे। वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे जो राष्ट्रपति शासन का, जब राष्ट्रपति शासन का केंद्र होता है बच्चे, जहाँ पे प्रेसिडेंट पूरे पावर का सेंटर्ड हो जाता है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, पब्लिक के लिए प्रेसिडेंट की अकाउंटेबिलिटीज नहीं होती है बच्चे। और जो प्रेसिडेंट होता है बच्चे, वो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी होता है और नेशंस हेड भी होता है, वो दोनों हेड होता है बच्चे, ये ध्यान में रखना है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है वो, और रियल हेड भी है बच्चे। नेक्स्ट वाले में वही लिखा था कि राष्ट्रपति संवैधानिक एवं वास्तविक दोनों तरह का क्या होता है, प्रधान होता है। तो वो एक प्रकार से वो दोनों प्रकार का प्रधान है, संवैधानिक प्रधान भी है और वास्तविक प्रधान भी है। तो ये चीजें तुम्हें समझ में आ जाएगी इस चीज को पढ़ने। हाँ, स्थानीय शासन जैसी चीजें वहां पे दिखती नहीं है बच्चे, ठीक है, लेकिन अस्थायित्व के लिए वहां पे स्थानीय शासन की एक प्रकार से क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है कि ये लोकल लेवल पे अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को एक प्रकार से हल किया जा सके।
तो वहाँ पे विधायिका का कार्यकाल क्या होता है बच्चे, निश्चित होता है, ठीक है। और कार्यपालिका का भी एक निश्चित कार्यकाल होता है बच्चे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ विधायिका का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वहाँ पे विधायिका का कार्यकाल निश्चित किया गया। यानी यहाँ पे जो विधायिका है बच्चे, जो संसद है बच्चे, उस संसद में तो एक सदन जो है वो तो परमानेंट बनी ही रहती है, राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होता है। तो हमारे यहाँ तो विधायिका का कोई कार्यकाल नहीं है, लेकिन अमेरिका में विधायिका का एक कार्यकाल होता है बच्चे, उनका एक टेन्योर होता है संसद का। और वहाँ पे जो कार्यपालिका होती है, जो एग्जीक्यूटिव होती है बच्चे, उसका भी एक टेन्योर होता है कि 4 वर्ष तक कार्य करेंगे बच्चे, ठीक है। भारत में वो चीज़ें नहीं होती है। कार्यपालिका के जो नेता हैं वो तो 4 साल बाद 5 साल बाद यहाँ से चुनाव के बाद हट जाते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये चीज़ें मैंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में तुम लोगों को बताया। अब एक नेक्स्ट जो टॉपिक हमें करना है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रकार। मतलब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कौन कौन से प्रकार होते हैं बच्चे। तो उसमें पहला प्रकार जो बोला जाता है वो बोला जाता है चुनावी लोकतंत्र, इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसीज। अब इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसीज क्या होती है बच्चे, तो लोकतंत्र जो होता है बच्चे, उसकी खास बात यही होती है कि वहाँ पे क्या होता है, चुनाव होता है और नियमित चुनाव कराया जाता है। और वहाँ पे बहुदलीय प्रणाली अगर है बच्चे, तो जितने भी दल होते हैं वो चुनाव में प्रतिस्पर्धा करते हैं, भाग लेते हैं, और जिस दल को जनता अपना जनमत देती है बच्चे, उस दल का उम्मीदवार उस लोकतंत्र में क्या कर देता है, शासन के कार्यभार को संभालना शुरू करता है। तो इसी को हम लोग बच्चे इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसीज बोलते हैं, या चुनावी लोकतंत्र बोला जाता है। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ पे? लोकतंत्र में एक चीज खास तुम्हें और भी दिखने को मिलता है बच्चे, उदारवादी, लिबरल। अब जो लोकतांत्रिक शासन होता है बच्चे, जहाँ पे भी डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा बच्चे, वहाँ व्यक्ति के डिग्निटीज को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, व्यक्ति के गरिमा को बहुत महत्व दिया जाता है। स्वतंत्रता यानी लिबर्टी और अधिकारों का लोकतंत्र में एक प्रकार से क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है बच्चे। तो बहुत सारे लोकतांत्रिक देश हैं बच्चे जहाँ पे व्यक्ति को बहुत महत्व दिया जाता है, उनके अधिकारों को महत्व दिया जाता है, उनके स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया जाता है। अगर उनके अधिकार और स्वतंत्रता का हनन होता है बच्चे, ठीक है, वायलेशन अगर होता है, तो वहाँ पे एक स्वतंत्र न्यायपालिका की भी व्यवस्था की जाती है, एक संविधान की भी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा उनके अधिकारों को क्या किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है बच्चे। इसको हम लोग लोकतंत्र का लिबरल मॉडल बोलते हैं बच्चे। क्लियर है? नेक्स्ट जब आओगे बच्चे तो वहां पे तुम्हें दिखेगा मेजोरिटेरियंस, ठीक है। तो खास तौर से लोकतंत्रीय जो शासन होता है बच्चे, लोकतांत्रिक शासन का अभिप्राय होता है कि बहुमत का शासन। मतलब लोकतंत्रीय जहाँ पे शासन होता है, डेमोक्रेटिकल जो सिस्टम होता है बच्चे, वहाँ शासन करने का अधिकार हम किसको देते हैं, जिसको बहुमत प्राप्त होता है, जिसको मेजोरिटी प्राप्त होता है, ठीक है। और जो निर्णय लिए जाते हैं लोकतंत्र में बच्चे, वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, मेजोरिटी के द्वारा, जो मेजोरिटी में पॉपुलेशन है, ठीक है। लेकिन बहुमत जो वादी लोकतंत्र होता है बच्चे, वहां पे अल्पसंख्यक के जो अधिकार होते हैं वो सुरक्षित नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान में रखना। भारत में भी जो हिंदू समुदाय है बच्चे, वो मेजोरिटेरियन फॉर्म में है, और जो माइनॉरिटी उनके अधिकारों का वायलेशन हो ही जाता है। भारत में भी तुम्हें देखने को मिलेगा, खास तौर से मलेशिया, और एग्जाम्पल में तुम ले लो श्रीलंका। श्रीलंका में जब जाओगे बच्चे तो वहाँ पे सिंघली जो है वो मेजोरिटीज फॉर्म में है, तमिलियन जो है वो अल्पसंख्यक में है। अब जो मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, मेजोरिटेरियन जो पॉपुलेशन है बच्चे, वो माइनॉरिटीज का बड़े लेवल पर क्या करती है, वहाँ पे वायलेशन करती है। तो ये भी लोकतंत्र में तुम्हें, मलेशिया में जब जाओगे बच्चे तो वहाँ मुस्लिम समुदाय है पूरा का पूरा, और बाकी अदर जो कम्युनिटीज है वो माइनॉरिटीज में, तो उनका भी बड़े लेवल पर एक तरह से तुम्हें क्या दिखेगा, वायलेशन और ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो वहाँ पे अल्पसंख्यकों के जो अधिकार होते हैं वो बड़े सुरक्षित नहीं होते। एक चीज और देखने को मिलती है बच्चे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रकार में, पार्टिसिपेटरी। लोकतंत्र का मूल आधार ही होता है निर्वाचन। निर्वाचन के माध्यम से बच्चे लोकतंत्र में लोग क्या करते हैं, सहभागी बनते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में हमें अवसर जो प्राप्त होता है बच्चे सहभागी बनने का, वो किसके द्वारा बनता है, निर्वाचन के द्वारा। लेकिन निर्वाचन को कुछ लोग मानते हैं कि निर्वाचन जो है वो संकीर्ण, ठीक है ना, सिद्धांत है, बड़ा नैरो अप्रोच है। क्यों? क्योंकि चुनाव तो एक निश्चित समय पर होता है बच्चे, लेकिन उससे पहले अगर लोगों जनता की एक सहभागिता चाहिए तो उसकी व्यवस्था नहीं है। लेकिन विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं बच्चे कि सिर्फ निर्वाचन के समय ही वहाँ की जनता की सहभागिता नहीं होती है। ऐसी और भी परिस्थितियां निर्मित की जाती हैं बच्चे जिससे कि जनता की सहभागिता हो सके। जैसे तुम लोगों ने न्यूज में सुना होगा बच्चे कि ब्रिटेन ने अपने आप को यूरोपियन यूनियन से क्या कर रहा था, अलग कर रहा था, जिसको हम लोग ब्रेक्जिट बोलते हैं। ब्रेक्जिट बोला जाता है।
और वहां पे जो ब्रिटेन की संसद थी बच्चे, उसने जनमत संग्रह कराया, यानी जनमत संग्रह के द्वारा भी लोकतंत्र में एक प्रकार से जनता की सहभागिता क्या की जाती है, बढ़ाई जाती है बच्चे। तो जनमत संग्रह में यह होता है कि वहां की जो संसद होती है वो आम जनता से पूछती है कि क्या हमें यूरोपियन यूनियन के साथ बने रहना चाहिए या यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाना चाहिए। तो इसको हम लोग जनमत संग्रह बोलते हैं बच्चे, जहां पे हम जनता से चीजों को क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं बच्चे। आई बात समझ में। दूसरी चीजें जो आती है बच्चे कि एक और चीजें तुम्हें देखने को मिलेगी स्विट्जरलैंड में बच्चे, इनिशिएटिव्स। ठीक है, वहां पे एक मॉडल होता है इनिशिएटिव, यानी इनिशिएटिव एक तो इलेक्शन के माध्यम से हम सहभागिता बनाते हैं, एक जनमत के माध्यम से सहभागिता बनाया जाता है, और एक इनिशिएटिव्स का मतलब ये होता है कि स्विट्जरलैंड में अगर कोई भी कानून निर्मित होता है ना, कोई भी कानून बनाया जाता है, तो उस कानून पर जनता की एक प्रकार से क्या की जाती है, राय ली जाती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव बोलते हैं बच्चे। आए बस समझ में। इस तरह से इनिशिएटिव तरीके से भी एक प्रकार से बच्चे क्या कर लिया जाता है कि जनता का देख लिया जाता है सहभागिता, पार्टिसिपेशंस को बच्चे। और नेक्स्ट होता है बच्चे रिकॉल, यानी कोई सरकार हमने चुनकर भेजा बच्चे शासन करने के लिए, लेकिन जो सरकार वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है, तो जो सरकार का प्रधानमंत्री है ना, वहां की जनता रिकॉल तरीके से क्या कर लेती है, उसको वापस बुला लेती है और किसी दूसरे को शासन करने के लिए क्या करती है, भेजती है बच्चे। तो इसको एक प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉल। ये पार्टिसिपेशन के क्या होते हैं बच्चे, तरीके होते हैं बच्चे। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये जो यूनिट टॉपिक जो था बच्चे, वो टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बच्चे। ठीक है, ये जो टॉपिक था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो ये वाला जो अभी सेकेंड नोट्स है, ये पीडीएफ मैं तुम लोग को अभी व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेना, और कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, अभी होल्ड कर रहे हैं।